हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 कॉस्ट। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाके वो देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई चैप्टर 5 देख के आओ, क्योंकि चैप्टर 5 में है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 6 जो कि है कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देखो भाई, अब तुमने पढ़ा होगा अकाउंट्स, ठीक है, आपने अकाउंट्स पढ़ा है। और अकाउंट्स में अपन ने क्या पढ़ा है भाई, अकाउंट्स में भी अपन ने कॉस्ट पढ़ा है, ठीक है, या आप पढ़ने वाले होगे, ठीक है। अब अकाउंट्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या होता है भाई, अलग बात होती है, ठीक है ना। आ जाओ, तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ। तो इकोनॉमिक्स में भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई कीमत, ठीक है, लागत। एक तरह से भाई किसी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करने में जितना भी उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी, कि भाई एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जितना भी टोटल खर्चा हुआ है वो उसकी क्या होती है, कॉस्ट होती है। जैसे कि मेरे पास ये स्टाइलिश है, तो भाई ये स्टाइलिश में क्या लग रहा है, जो ये प्लास्टिक लग रहा है, जो ये रबड़ लग रहा है कि नहीं, इसको बनाने में जितना भी प्लास्टिक लगा होगा, जितना भी ये रबड़ लगा होगा, है ना, वो इसकी क्या होगी, इसकी वो टोटल कॉस्ट होगी। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन में क्या आता है, चेंज आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। उसके ऊपर जितने भी आपने फैक्टर्स और प्रोडक्शन लगाए हैं उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में उनकी जो कॉस्ट है उसे क्या करा जाता है, ऐड किया जाता है, तो कॉस्ट निकल के आती है। और इकोनॉमिक्स में यहाँ पे दो तरह की कॉस्ट ली जाती हैं, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपने एक्चुअल में पे किया है टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिनके वजह से क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपको प्रोडक्शन के लिए बेटा लैंड चाहिए, आपको प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, और आपको कौन चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। इनके बिना आप क्या नहीं कर सकते, इनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको जो आप एक्चुअल में पेमेंट करते हो, जो लेबर को आप एक्चुअल में वेजेस देते हो, जो आप ज़मीन का एक्चुअल में क्या देते हो, रेंट देते हो, जो भी खर्चे आप पे करते हो एक्चुअल में, वो आपकी कौन से कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो इट इज़ the actual money expenditure on the inputs or payments made to the outsiders for hiring their factor सर्विसेज। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आप एक्चुअल में मनी खर्च कर रहे हो किन के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, या आप पेमेंट कर रहे हो किनको, आउटसाइडर्स को, किनको, आउटसाइडर्स को, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, उनकी फैक्टर सर्विसेज हायर करते हो। जैसे आप क्या कर रहे हो भाई, वेजेस दे रहे हो किसको, लेबर को, वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज या लेबर, रेंट पेड फॉर हायर्ड प्रीमाइसेस, या पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। ये आपके कौन से कॉस्ट है, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ज़मीन है, ज़मीन किसकी है भाई, ज़मीन ओनर की ही है, ठीक है। कैपिटल किसका है भाई, ओनर का ही है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब अगर वो ज़मीन किराए पे ली जाती तो उस पर कितना रेंट लगता, एस्टिमेटेड, वो भी क्या करा जाता है, ऐड किया जाता है। कैपिटल जो कि किसका है, ओनर का ही है, लेकिन अगर वही कैपिटल, वही पूंजी किसी से उधार ली जाती तो उसके ऊपर कितना ब्याज लगता, वो भी यहाँ पे क्या करा जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। अब जो वो ओनर है, ओनर मतलब वो खुद भी काम कर रहा है, अगर उसकी जगह कोई और काम कर रहा होता, वही काम कर रहा होता, उसके लिए उसको कितने वेजेस या कितनी सैलरी देनी पड़ती। यानी कि जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी क्या कीमत चुकानी पड़ती, उसे भी क्या करा जाता है, ऐड किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में अपन क्या बोल सकते हैं भाई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद ही आता है। आ जाओ,
ये रहा भाई इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या लिखा बेटा, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसे अच्छे से समझ लो बेटा, 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फैक्टर्स और प्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था, फैक्टर्स और प्रोडक्शन में लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और कौन है, एंटरप्रेनर है। जो ये लैंड है ना, लैंड के लिए अपने को क्या देना पड़ता है बेटा, रेंट। लेबर को क्या देना पड़ता है बेटा, वेजेस। ठीक है, और कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है अपने को, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेनर को क्या देना पड़ता है बेटा, प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स में इन सब का सम टोटल क्या होती है, कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, इंक्लूडिंग उसका प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद की कैपिटल के ऊपर ब्याज, मतलब जो वो पैसा खुद से लगा रहा है, अगर किसी और से लेके लगाते तो कितना ब्याज देना पड़ता, वो भी यहाँ ऐड करते हैं। रेंट ऑफ ओन लैंड, भाई खुद की ज़मीन पे बिजनेस कर रहा है, खुद की ज़मीन पे प्रोडक्शन कर रहा है, अगर किसी और से किराए पे लेके करना पड़ती तो कितना रेंट देना पड़ता, वो यहाँ ऐड करते हैं। सैलरी ऑफ द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर की खुद की जो वो सर्विसेज दे रहा है, अगर उसकी जगह किसी और को हायर करता, उसको कितनी सैलरी या कितनी वेजेस देना पड़ता, वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स में इन कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कि जो आप एक्चुअल में खर्चा कर रहे हो, जिसके लिए आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, इनपुट्स, that is explicit cost and the imputed value of input supplied by the owners। यानी कि इन दोनों का सम टोटल, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का सम टोटल, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम टोटल क्या होती है, कॉस्ट होती है। किसमें, इकोनॉमिक्स में। मतलब कि इकोनॉमिक्स में जो आपका इंटरप्रेनर होता है, इंटरप्रेनर को जो आप प्रॉफिट भी दे रहे हो ना बेटा, वो भी यहाँ पे क्या है, वो भी यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो, तो कॉस्ट फंक्शन क्या है बेटा, तो द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। जो रिलेशनशिप किसका होता है, कॉस्ट का होता है और आउटपुट का होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट, जो कि एक फंक्शन रिलेशनशिप है किसका, कॉस्ट का और आउटपुट का, है ना। इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शन और ब्रैकेट में क्या है भाई अपना क्यू, क्वांटिटी, आउटपुट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो कॉस्ट फंक्शन अपन को किस किस की रिलेशन बताएगा, कॉस्ट फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो आपकी कॉस्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और जैसे जैसे आउटपुट घटता है तो आपकी कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये रिलेशन कौन शो करता है, आपका कॉस्ट फंक्शन शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद होगा अपन ने पिछले चैप्टर्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो क्या हो रहा है, उसे आप त्याग रहे हो ताकि आप ये कर सको, तो वो क्या होती है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाया था, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आपके पास कितने रुपए हैं, भाई आपके पास सिर्फ 200 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं। इस 200 रुपये से आप दो काम कर सकते हो, या तो आप मूवी देख सकते हो, याद आ रहा है कुछ, और या तो आप क्या खरीद सकते हो, बुक खरीद सकते हो। ठीक है, अब आप इन दो में से क्या कर सकते हो, एक ही काम कर सकते हो। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ रख देते हैं कि भाई मूवी कितने की है, मूवी के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और बुक के लिए 180 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई आपको ये मूवी बड़ी ज़ोर से देखनी है। ठीक है, मान लो वॉर 2 आई है, आपको वो मूवी ज़्यादा ज़ोर से देखनी है, आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था कि अगर आप वो मूवी नहीं देखते तो आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, आप क्या लेते, बुक लेते। तो यहाँ पे जो 180 रुपीज़ है ना, दिस 180 रुपी ऑफ बुक, इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, मतलब द कॉस्ट ऑफ बुक ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप क्या देख सको, मूवी देख सको। इसलिए इस 180 रुपये को क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूं जो कि अपन ने शायद पिछले उसमें लिया था। आप करेंटली जॉब कर रहे हो और आपको आपका पैकेज कितना है, आपको मंथली मिलता है 50,000 रुपीज़। ठीक है,
अब आपको सामने से ऑफ़र आता है, ठीक है, वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं कितना, 48,000 रुपीज़ का, ठीक है। एक और ऑफ़र आया है जो आपको दे रहा है 45,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप अपनी जॉब क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो 48,000 पर मंथ का, यू आर ऑलरेडी अर्निंग 50,000 पर मंथ। आगे समझ में, ये होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें आप क्या करते हो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन गया, ठीक है। सो व्हेन ए फर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस, तो वो यहाँ पे भी लगता है बेटा, यहाँ पे भी जब एक फर्म क्या करता है, प्रोड्यूस कर, मतलब जब ये डिसाइड करता है कि भाई अपन को एक कमोडिटी क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, देन वो एक और कमोडिटी को हमेशा क्या करता है, कंसिडर करता है। देन इट ऑलवेज कंसिडर्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव कमोडिटी विच इज़ नॉट प्रोड्यूस, जिसे क्या नहीं करा गया है, प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं किया वो क्या दे रही है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है अभी जो आप कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो उसको प्रोड्यूस करने की। सो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव कमोडिटी इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट द फर्म इज नाउ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ज़रा मैं देख लेता हूँ, इधर मैंने डाला है क्या, नहीं डाला, चलो यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है। अब फार्मर के पास में क्या है भाई, फार्मर के पास में लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड के ऊपर वो क्या कर सकता है, या तो वो, ठीक है, 50 कुंटल या तो वो वीट उगा सकता है, ठीक है, या तो वो 40 कुंटल क्या उगा सकता है, राइस उगा सकता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है ना, वो जो 40 कुंटल राइस जो उगाता है ना, वो अच्छी क्वालिटी के राइस उगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसे क्या होगा, अगर 40 कुंटल उसने राइस उगा लिए तो उनकी प्राइस मार्केट में उसे कैसी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी एज कंपेरिजन टू 50 कुंटल वीट, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर क्या करेगा, किसको उगाएगा बेटा, यस, राइस को। तो जो कॉस्ट थी, क्या थी, जो कॉस्ट थी ना किसे प्रोड्यूस करने की, 50 कुंटल वीट को प्रोड्यूस करने की, उस कॉस्ट ने फार्मर को अपॉर्चुनिटी दी क्या प्रोड्यूस करने की, राइस प्रोड्यूस करने की। ऐसे ही प्रोडक्शन सेक्टर में, प्रोड्यूसर सेक्टर में, जब भी कोई प्रोड्यूसर एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने जाता है तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है वो उसे हमेशा कंसिडर करता है। समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है। और उस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव या नेक्स्ट बेस्ट कमोडिटी की कॉस्ट क्या देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, अभी जो वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे जो ये 50 कुंटल, कोई ज़मीन तो उतनी ही है, इस पे या तो वीट उगा पाएगा या राइस उगा पाएगा। तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 कुंटल वीट हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द फार्मर टू प्रोड्यूस द 40 कुंटल ऑफ राइस। आ गई बात समझ में, क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल्स हो जाते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, मतलब दो तरह के फैक्टर्स हो जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट में, किसमें, शॉर्ट रन कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट हो जाती हैं। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया, आ जाओ। तो शॉर्ट रन में, इन शॉर्ट रन देयर आर सम फैक्टर्स विच आर फिक्स्ड। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं बेटा, फिक्स्ड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप उन फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आपके फिक्स हो जाते हैं, वाइल अदर्स आर वेरिएबल, और कुछ क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। सिमिलरली शॉर्ट रन कॉस्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स ऑफ कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में दो कॉस्ट हो जाती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो जाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, या पहले चलो पहले ये और देख लेते हैं कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को और किसे जोड़ दो, आप वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाता है, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। सो द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। आ गया समझ में, क्लियर। चलो अब समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। इस वर्ड पे फोकस करो, फिक्स्ड। फिक्स क्या होता है, फिक्स्ड मतलब फिक्स ही होता है ना। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। जैसे कि भाई अगर आपके घर में एक खंबा है तो वो खंबा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, एकदम फिक्स, खत्म बात। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि किसके साथ नहीं बढ़ती, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है बेटा, फिक्स्ड ही रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर फैक्ट्री रेंट पे ली है, काय पे ली है, रेंट पे ली है तुमने, ठीक है। तुमने बढ़िया अप्रैल के महीने में फैक्ट्री काय पे ले ली, रेंट पे ले ली तुमने, कहीं चलो दवा के प्रोडक्शन करेंगे,
ठीक है, और पहले महीने तुम बैठे रहे, तुमने पहले महीने तुमने प्रोडक्शन ही नहीं करी, रेंट देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा, 50,000 रुपये रेंट देना पड़ेगा फिक्स, चाहे तुम अप्रैल में प्रोड्यूस मत करो, मई में मत करो, जून जुलाई अगस्त में मत करो, तुमने रेंट पे ले लिया, तुम्हें क्या देना पड़ेगा? तुम्हें रेंट देना ही पड़ेगा। ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे तुम्हारा आउटपुट क्या है, ज़ीरो, क्या है आउटपुट, क्या है ज़ीरो, ठीक है। अब मान के चलो तुमने फैक्ट्री रेंट पे ले ली, अप्रैल में तुमने कुछ प्रोड्यूस नहीं करा, अब चाहे तुम मई जून जुलाई में 50,000 यूनिट बना दो उस फैक्ट्री में, 1,00,000 यूनिट बना दो उस फैक्ट्री में, रेंट कम बढ़ेगा या कम होगा? नहीं होगा, रेंट वही रहेगा भाई। लैंडलॉर्ड से बात हो गई ना भाई, कितना रेंट देंगे? 50,000 देंगे, लो 50,000 पकड़ो, चाहे 1,00,000 बनाए, चाहे 0 बनाए, चाहे 10,000 बनाए। तो ये होती है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपके आउटपुट के साथ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, वो कैसी रहती है? फिक्स्ड ही रहती है। आ जाओ, ये रहा। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। आपका लेवल ऑफ आउटपुट कैसा रहता है, वही का वही रहता है। जैसे परमानेंट स्टाफ, कौन है भाई? परमानेंट स्टाफ होते हैं ना, मान के चलो आपके कोई 2-4 जिगरी दोस्त थे, तुमने कहा चलो कुछ काम वाम तो कर नहीं रहा, जाओ मेरी फैक्ट्री में तुम्हारी परमानेंट जॉब लगा देता हूँ, तुम यहाँ काम करो, ठीक है। अब वो तुम्हारे दोस्त, तुमने उन्हें बढ़िया परमानेंट स्टाफ की ओहदी दे दी। अब यहाँ पे क्या, अब बेटा तुम्हारी फैक्ट्री में चाहे काम हो चाहे ना हो, मतलब चाहे गुड्स बने चाहे ना बने, आपको अपने परमानेंट स्टाफ को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। चाहे आप उनसे 10,000 यूनिट बनवाओ, चाहे 50,000 यूनिट बनवाओ, चाहे आप उनसे यूनिट ना बनवाओ, आपको उन्हें सैलरी देना पड़ेगी। समझ में आ गया? ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जो आपके आउटपुट के साथ यानी आपकी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, वेरी नहीं करती, ना बढ़ती ना घटती, फिक्स ही रहती है, ठीक है। आ जाओ, ये रहा भाई। तो इन्होंने वो मैंने जो समझाया पूरा वही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड कॉस्ट किसके ऊपर करते भाई? फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर, जैसे मशीन हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, एक्सेट्रा, विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। भाई जिनको आप शॉर्ट रन में क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। द पेमेंट टू दीज फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। इनका पेमेंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मशीन का वही रहने वाला है, लैंड का वही रहने वाला है, बिल्डिंग का वही रहने वाला है। बस वो समझाने के लिए मैंने आपको रेंट और परमानेंट स्टाफ का उसका एग्जाम्पल दिया था। द पेमेंट टू दीज फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड। कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। कितनी बनाओ, मशीन उतने की रहेगी, बढ़ेगी थोड़ी ना, कम होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। कैसी रहती है? सेम रहती है, वेदर आउटपुट इज लार्ज, स्मॉल और इवन जीरो। चाहे आपका आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो जाए, तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अरे यार यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिया, देखो यहाँ पे अगर ज़ीरो भी है ना, तो भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी बेटा? 12 ही रहेगी। चाहे आप 1 बना लो, चाहे आप 2 यूनिट बनाओ, चाहे आप 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 10,000 बनाओ, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहेगी बेटा? सेम ही रहेगी। इसलिए एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट्स व्हाट हैपन, योर टोटल कॉस्ट, योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर भी लिखा है भैया कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, शोइंग दैट टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे कैसी रहती है? सेम रहती है। आ जाओ, ये उसका अपोजिट है। ये क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? टोटल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेटा जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ठीक है, जो आपका वाला स्टाफ होता है ना, कैजुअल लेबर, जैसे रोज हायर वायर करते हैं वो। तो यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके आउटपुट के साथ क्या होती है? बढ़ती है। अगर आउटपुट बढ़ाओगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर आउटपुट घटाओगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अभी तुम 100 यूनिट बना रहे हो तो 100 यूनिट के हिसाब से रॉ मटेरियल लगाओगे, 200 तो 200 यूनिट के हिसाब से, 300 तो 300 यूनिट के हिसाब से। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ क्या होती है? चेंज होती है। प्रोडक्शन बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटाओगे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर जीरो आउटपुट यानी सिर्फ कितना बना रहे हो भैया? जीरो, तो उस टाइम पे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो होगी उस टाइम आपकी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? ऐसा फिक्स कॉस्ट में होता है क्या? नहीं होता। चलो आ जाओ, तो क्या दे रखा है यहाँ पे कि वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भाई वो कॉस्ट है विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है। आउटपुट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट घटाओगे वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगी। आ जाओ, तो वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल कॉस्ट किस पे करी जाती है? किस पे खर्चा किया जाता है? वेरिएबल फैक्टर। जैसे रॉ मटेरियल हो गया,
डायरेक्ट लेबर हो गया, कौन सा लेबर, या ऐसे कैजुअल लेबर भी कहते हैं। देखो एक परमानेंट स्टाफ होता है और एक क्या होता है, फैक्ट्रियों में क्या होता है, एक तो परमानेंट स्टाफ होता है जो रोज काम करने आता है, जो परमानेंट है। कुछ फैक्ट्रियों में रोज लेबर को क्या करा जाता है, हायर करा जाता है, किसके बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे। अगर प्रोडक्शन या यूनिट ज़्यादा बनानी होती है, ज़्यादा लेबर को हायर करके ले आते हैं, उनसे काम कराते हैं। कम बनवानी होती है तो उस दिन ज़्यादा उनको हायर नहीं करते, एक दो को ले आते हैं बस, ठीक है। पावर, जितना ज़्यादा पावर का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। थोड़ा बहुत तो फिक्स होता है, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री है बेटा, अगर आप 10,000 यूनिट बनाओगे तो उसके हिसाब से आप अपनी मशीन चलाओगे तो बिल उसके हिसाब से आएगा। 20,000 यूनिट बनाओगे तो यस, मशीन उस हिसाब से चलेगी और लाइट का बिल भी उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आपके आउटपुट के साथ आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। Which changes with the change in the level of output. It means variable costs rise with increase in the output and falls with the decrease in the output. आगे होगा अच्छे से समझ में। The concept variable cost with the help of following schedule. लो भाई इस तरह आपको बढ़िया डायग्राम वाइग्राम बनवा के दिखा देते हैं। ये देखो भाई आउटपुट, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो 0 तो क्या होगा भाई, 0 होगा। 1 तो देखो कितनी हो गई 6, 2 तो 10, 3 तो 15, 4 तो 24 और 5 तो कितना हो गया 35 हो गया। ये देखो भाई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये एस शेप क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शुरू में क्या होता है आप देखोगे, इनिशियली इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। इनिशियली क्या होती है, आपकी कॉस्ट बढ़ती तो है, लेकिन आपकी कॉस्ट कैसी बढ़ती है बेटा, डिक्रीजिंग रेट में। डिक्रीजिंग रेट में इसलिए बढ़ती है क्योंकि इस टाइम पे आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें आप बहुत ही एफिशिएंटली क्या कर रहे होते हो, यूज़ कर रहे होते हो, जिसके वजह से जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपकी जो कॉस्ट है पर यूनिट क्या होती है, कम हो जाती है। फिर एक टाइम आता है जहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आया, मतलब आप यहाँ पे आपका आउटपुट तो बढ़ाते हो लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आप और आउटपुट बढ़ाते हो, जिसके बाद आपकी पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेसिव यूज़ करने लगते हो, जिसके वजह से कॉस्ट कम होने की जगह आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि अपन आगे देखेंगे। इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका कर्व है वो कैसा है भाई, एस शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये इंडिकेट करता है जब आप 0 आउटपुट कर रहे हो, जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट करोगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आ जाओ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या है भाई, आपकी टोटल कॉस्ट है, आप जो भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो किसके ऊपर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, जो कि अपन को एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। बताया था ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपका लैंड, आपका लेबर, आपका कैपिटल, और कौन है भाई, आपका इंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपका जो इंटरप्रेन्योर है ये 4 हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन ये लगते हैं, इनके वजह से ही क्या होती है, प्रोडक्शन होती है किसी कमोडिटी की। तो इनके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो, इनके ऊपर जो आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जब आप उसका क्या कर दोगे, सम टोटल कर दोगे, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और एक जो दूसरा तरीका है भाई टोटल कॉस्ट निकालने का, वो क्या है, दैट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अपने को क्या मिल जाएगी, यस, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, यही लिखा है। टोटल कॉस्ट टीसी है ये, टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो सिंस अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये तो क्या रहता है, ये तो सेम रहता है ना, ये तो क्या रहता है, ये तो सेम रहता है। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो किसके वजह से चेंज आता है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही चेंज आता है। मतलब अगर टोटल कॉस्ट बढ़ रही है तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही बढ़ रही है, और अगर टोटल कॉस्ट घट रही है तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही घट रही है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है, यस, कांस्टेंट है। आ जाओ, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट या सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। द चेंज इन द टीसी इज इंटायरली ड्यू टू टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि मैंने आपको अभी यार समझा दिया, ठीक है।
चलो आ जाओ, ये रहा भाई, इसका पूरा कंबाइन क्या दिया है, यहाँ पे ग्राफ दिया है आपको, टेबल एंड डायग्राम, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये आउटपुट इन यूनिट्स दे रखी हैं, जब ज़ीरो है तो उस टाइम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा आपकी। ओके, अच्छा एक चेंज है इसमें, यहाँ पे ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा, ये यहाँ पे गलती से डल गए, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। तो देखो, और यहाँ पे ये आपकी 12 + 0 = कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो जब आपका ज़ीरो आउटपुट है तब भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 12, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 0 होगा, उस टाइम पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी बेटा, आपकी 12 ही होगी। यानी जब आपका आउटपुट 0 होता है उस टाइम पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होता है, आपकी टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। अब जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप अपना आउटपुट बढ़ाते जाओगे, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और फिर आपका टोटल कॉस्ट भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना ये रह गया ऐड करना, तो ये इस तरह से आता 12, मतलब ये आ जाता आपका कितना 18, फिर यहाँ पे 12 ऐड करते तो ये आता 22, फिर 12 ऐड करते 27, फिर 12 ऐड करते 36, फिर 12 ऐड करते तो कितना हो जाता 47, ठीक है। आ जाओ, अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आप ये देखो, ये दोनों सेम हो रहे हैं, ये दोनों एस शेप्ड हैं, क्यों है ये दोनों एस शेप्ड, इस वजह से हैं। देखो, जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे शुरू में ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, फिर उसके बाद में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके वजह से बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन, याद रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन रीज़न है, ठीक है। और ये देखो दोनों एक बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। दोनों सेम क्यों दिख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है ना, टोटल कॉस्ट में चेंज किसके वजह से आ रहा है, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के वजह से ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है भाई आपकी, टोटल कॉस्ट = TFC + TVC, तो ये तो फिक्स रहने वाली है ना, ये तो फिक्स ही रहती है, तो ये अकेली चेंज हो रही है जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या है इन दोनों का डिफरेंस, आ जाओ देखो, ये रहा फॉर्मूला लिखते हैं अपन, ऐसे समझ में आएगा। ये देखो, TC = TFC + TVC, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस, देखो इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ, TC - TVC क्या है, TFC, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हो बिल्कुल ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि इनके बीच में क्या है ना, डिस्टेंस कैसा है, इक्वल। डिस्टेंस इक्वल क्यों है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कौन है, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है TFC। आ गया समझ में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पढ़ के देख लो। टोटल कर्व इज ऑल्सो इनवर्स एज शेप्ड एज TC डिराइव्ड फ्रॉम द शेप ऑफ TVC। TC किससे निकल के आ रहा है, TVC की वजह से ही निकल के आ रहा है। TC = TFC एट ज़ीरो आउटपुट, ये देखो जब ज़ीरो आउटपुट है, क्या है, जब ज़ीरो आउटपुट है तब आपका TC किसके बराबर हो जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो टोटल कॉस्ट = क्या होता है बेटा, TFC + TVC। तो जब आउटपुट ज़ीरो है, तो TC = क्या हो जाएगा, TFC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि TVC तो क्या है ना, ज़ीरो है ना, तो इस वजह से यहाँ पे एक दूसरे के बराबर हो जाता है, 12 12 12, ठीक है। आगे जाओ। तो TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर एज वर्टिकल डिस्टेंस। क्या बोला था मैंने, ये दोनों क्या है, लाइनें ऐसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बोले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 12 12 12 ही है, इक्वल है, इसलिए, ठीक है। तो दैम इज TFC विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। ये सारे लेवल ऑफ आउटपुट में ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, इसलिए दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। आगे आ जाओ, अब अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC एंड TVC, इनके बीच की रिलेशनशिप पढ़ना है, कुछ नहीं है, अपन ने जो अभी पीछे पढ़ा ना, बस वही रिवाइज हो जाएगा, देखते जाओ।
TFC कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो वो कैसी रहती है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है। तो TFC कर्व एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। पढ़ चुके, लिख देना। फिर TC और TVC, TC और TVC दोनों कर्व कैसे हैं, दोनों कर्व इनवर्सली एश शेप्ड कर्व हैं। कैसे हैं, एश शेप्ड कर्व हैं। क्यों, उसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिकॉज दे राइज इनिशियली एट द डिक्रीजिंग रेट। शुरू में क्या होता है, शुरू में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कैसे क्रम में, घटते क्रम में। शुरू में आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, आपकी कॉस्ट कम होती है। क्या होती है, कम, क्योंकि उस टाइम पे आप फैक्टर्स और प्रोडक्शन का इस्तेमाल कैसे कर रहे होते हो, एफिशिएंटली कर रहे होते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, देन एट ए कांस्टेंट रेट, फिर आप अपना आउटपुट बढ़ाते हो लेकिन आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती, वो कांस्टेंट ही रहती है कुछ टाइम तक। समझ में आ गया, क्लियर है। वो सेकंड फेज होता है जहां पर आप फैक्टर्स और प्रोडक्शन का डिसेंटली आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। फिर आप क्या करते हो, फिर आप और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो जब आप और प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आप और वेरिएबल फैक्टर्स लगाते हो। अब आपके फिक्स्ड फैक्टर्स का एक कैपेसिटी होता है आपके वेरिएबल फैक्टर्स को झेलने की, जैसे मशीन होती है। ठीक है, अब एक मशीन की अपनी अपनी क्या होती है बेटा, कैपेसिटी होती है। उसमें आप रॉ मटेरियल डालते जाओ, ठीक है, वो क्या करती जाएगी, प्रोडक्शन करती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसमें हद से ज़्यादा क्या करने लगोगे, रॉ मटेरियल डालने लगोगे, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब वहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ होती है। ये देखो, फाइनली एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर क्या होती है, आप जरा और आप आउटपुट डाल और इनपुट डाल देते हो ना, वेरिएबल फैक्टर आप और लगा देते हो, तो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इंक्रीजिंग रेट, कॉस्ट कम होने की जगह बढ़ जाना। तो द रीज़न बिहाइंड देयर शेप इज, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के वजह से ऐसा होता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, सबके साथ ही होता है। थर्ड क्या है, थर्ड है एट जीरो आउटपुट। एक और रिलेशनशिप क्या है कि भाई जब जीरो आउटपुट होता है, जीरो आउटपुट है मतलब TVC क्या है, जीरो। जब TVC जीरो है तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। तो TC टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों, क्योंकि देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, अभी लिख के बताया था, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, सो टोटल कॉस्ट एंड TFC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसलिए ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, विच इज अबव द ओरिजिन। क्या होता है भाई, अबव द ओरिजिन, क्योंकि टोटल कॉस्ट भी ऊपर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि भाई भले ही जीरो आउटपुट है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। TFC इज जीरो, सॉरी 12, TVC इज जीरो, तो TC इज इक्वल्स टू TFC। ठीक है, आ जाओ। फोर्थ क्या रिलेशनशिप है, द वर्टिकल डिस्टेंस। यस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, किस किस के बीच का, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC कर्व एंड TC कर्व इज इक्वल टू TVC अस TVC rises with the increase in the output and the distance between the TFC and TC curves also goes on increasing। आ गया समझ में, क्लियर है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, TC एंड TVC कर्व। भाई ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कौन है, एट सेम ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट TFC। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये इन दोनों का जो डिस्टेंस, ये जो ऐसे ऐसे है, तो इनके बीच का जो क्या है भाई, जो गैप है वो कौन है, वो गैप TFC है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। इस वजह से उन्हें पैरेलल बोला जाता है। बिटवीन देम रिप्रेजेंट TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट चाहे 1 बनाओ चाहे 10,000 बनाओ यूनिट, वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। आया अच्छे से समझ में, क्लियर। कोई भी डाउट हो बेटा कहाँ लिख देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं अपन, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट। क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट आपको सारी मिलेगी, आपको टोटल कॉस्ट में भी आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगी, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 10,000। ठीक है, आपने कितनी यूनिट बनाई बेटा, 100 यूनिट बनाई।
तो इसको कितने से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो देखो 1 यूनिट बनाने की क्या पता चल गई आपको, कॉस्ट पता पड़ गई। तो 1 यूनिट बनाने में आपके कितनी टोटल कॉस्ट लग रही है, 100 रुपये लग रही है। ये होती है टोटल मतलब एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या बताता है, पर यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। आ जाओ। सो द पर यूनिट कॉस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट इन मोर रियलिस्टिक मैनर, ठीक है। ये और ज़्यादा रियलिस्टिक मैनर में किसकी रिलेशनशिप बता देता है, कॉस्ट और आउटपुट की रिलेशनशिप बता देता है, क्योंकि ये बात करता है पर यूनिट। कैसी बात करता है, जैसे अभी बताया। चलो, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि एक आउटपुट, 1 यूनिट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, वो बताता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, ऐसे कुछ नहीं, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताता है कि भैया 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, तो इसे भी कैसे निकालते हैं, TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस करो। तो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट क्या बताती है कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, यानी कि TC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कहानी क्या है, देखो जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पर यूनिट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होती। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो ये बताती है कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए बेटा आपको कितनी क्या लग रही है, यस, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है। सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TFC बाय टोटल आउटपुट। तो TFC को किससे डिवाइड कर दो, टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको चलो 10,000 आपकी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखना, आप 500 यूनिट बना रहे हो, कितनी यूनिट बना रहे हो, 500, देखो डिवाइड करें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नीचे क्या बचेगा, 1, कितना 20, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने रुपए लग रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी, 20 रुपये, ठीक। अब पता है यहाँ पे आप जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अब देखना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो वही फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहने वाली है 20। अब आप 10,000 यूनिट बना रहे हो, ये देखो कितनी, 10,000 नहीं यार, ज़्यादा हो जाएगा, 1,000 यूनिट बना रहे हो, कितनी यूनिट बना रहे हो, अगर अब आप 1,000 यूनिट बना रहे हो, डिवाइड करो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, देखो 1 यूनिट बनाने के लिए अब कितने रुपए लग रहे हैं, अब 10 रुपये लग रहे हैं। ये होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे जैसे आप क्या करते जाते हो, जैसे जैसे आप अपना आउटपुट बढ़ाते जाते हो ना बेटा, पर यूनिट आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, आपका रेंट तो उतना ही लगेगा ना, आप चाहे 10,000 बनाओ चाहे 20,000 बनाओ। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी, आ जाओ, समझदार हो तुम लोग। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, वो बता देता है आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आ जाओ, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू, देखो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट, सॉरी, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं है। तो आउटपुट इन यूनिट्स देखो 0 1 2 3 4, उसका नहीं था क्या, 1 मिनट बेटा, हाँ इसका रह गया शायद, हाँ इसका रह गया, चलो कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, पहले आप 1 यूनिट बना रहे थे तो कितनी, 6 रुपये ही। अब आप 2 यूनिट बना रहे हो तो कितने की बन रही है, 5 रुपये की। 3 यूनिट बना रहे हो तो 1 यूनिट 5 रुपये की। 4 यूनिट बना रहे हो तो 1 यूनिट 6 रुपये की। पहले डिक्रीजिंग कांस्टेंट देन इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब आप 5 यूनिट बना रहे हो तो कितने की बन रही है, 7 रुपये की, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या बन गया बेटा, कर्व बन गया। देखो ये वही चीज़ दिखा रही है कि शुरू में क्या होता है बेटा, शुरू में आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम होती है,
थी, क्योंकि आप शुरू में बढ़िया अपने फैक्टर्स और प्रोडक्शन का मस्त मौला इस्तेमाल कर रहे होते हो, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम रहती है। फिर आप और बढ़ाते हो तो धीरे धीरे क्या होती है, आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। आप मतलब आउटपुट तो बढ़ाते हो लेकिन आपकी कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप क्या करते हो, और आपके वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते हो, तो और वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाने से आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो झेल नहीं पाते, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो मिसमैनेजमेंट होने लगता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होता, जिसके वजह से कॉस्ट बढ़ने की जगह कॉस्ट कम होने की जगह बढ़ जाती है। आया समझ में? चलो, तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में और बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है बेटा, कि एक यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, वो होती है आपकी एवरेज कॉस्ट। आ जाओ, तो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आपको लग रही है, कितनी टोटल कॉस्ट आपको लग रही है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी। ठीक है, ये देखो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब यहाँ सब दे रखा है, इधर आओ। जैसे आप एक यूनिट बना रहे हो तो देखो ये कितना हो गया, 6 है। ये कितना है भाई, ये भी आपका 6 रहेगा। तो ये देखो कितना हो गया, 12 + 6। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई ना, एक है ना, तो यहाँ पे 12 था ना अपना, यस 12, और यहाँ पे 2 है। हाँ, ये चेंज करना भूल गया मैं। ये भी, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 है तो अच्छा बेटा ज़रा 2 मिनट में से चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट थी 12। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी अपनी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 थी। तो एक बना रहे हैं तो कितनी रहेगी, 12 रहेगी। ठीक है, 2 बना रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, 3 बनाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये अपनी 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 बनाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, अपनी 3 हो जाएगी। और अगर 5 बनाएंगे तो ये अपनी 2.4 हो जाएगी। ठीक है, इन्हें काट देता हूँ, है ना, ये गलत लिखे हो गए। चलो अब देखो यहाँ पे, तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ रही है तो देखो क्या हो रहा है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी ना, तो पैसा क्या लगता जा रहा है, उसका कम लगता है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी आउटपुट के साथ क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो ये शुरू में तो घटती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर ये बढ़ने लगती है, वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से। वैसे ही आप यहाँ पे देखो तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है, देखो शुरू में थोड़ी ज़्यादा, फिर मतलब कॉस्ट क्या होती है, शुरू में आपकी कम होने लगती है, फिर एक टाइम पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी कॉस्ट क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे आप आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा लगा देते हो, जिसके वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से मिसमैनेजमेंट होने मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता बल्कि ओवर क्राउड हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है किसके ऊपर, आपके फैक्टर्स और प्रोडक्शन के ऊपर, खासतौर से फिक्स्ड वालों के ऊपर, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा बढ़ जाती है। इसलिए देखो यहाँ पे शुरू में क्या हुआ, ये देखो शुरू में क्या हुआ बेटा, शुरू में जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाया आपकी कॉस्ट क्या होती गई, कम होती गई। ठीक है, एक हद तक आपकी कॉस्ट क्या होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी कॉस्ट क्या हो जाती, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन आप तब भी नहीं रुकते, आप फिर और ज़्यादा क्या लगाने लगते हो, वेरिएबल फैक्टर्स लगाते हो, जिसके वजह से अब आपकी प्रोडक्शन, देखो अब आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होने की जगह उल्टा और क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि भाई फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में आपने वेरिएबल फैक्टर्स कैसे लगा दिए, ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर। इस वजह से कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, चलो तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं भाई जो कि अपन इस फिगर्स में देखने वाले हैं। एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव, यस भाई, एवरेज कर्व सॉरी एवरेज कॉस्ट हमेशा कैसा होगा, ऊपर ही होगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई बिकॉज एवरेज कॉस्ट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स बोथ, क्योंकि ये दोनों का सम है भैया। एवरेज कॉस्ट क्या है, इनसे ऊपर ही आएगा। वाई, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए इन दोनों के ऊपर ही रहेगा। ठीक है,
average variable cost reaches its maximum point B at level of output lower than that of average cost, because when average variable cost is at minimum point, average cost is still falling because of falling AFC, क्योंकि क्या कम होता जा रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद एट लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो अपने मिनिमम पॉइंट पे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एवरेज कॉस्ट क्या होता है, गिरता रहता है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होती जाएगी, वो कम होती ही जाएगी, लेकिन कभी क्या नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी। As the output increases, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है द गैप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। उसके पीछे का रीज़न होता है, ठीक है, लेकिन क्या, बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन दोनों को कभी भी ये क्या नहीं कर सकते, दोनों को ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो जैसे जैसे आउटपुट बनता है द गैप बिटवीन AC, क्या AC और AVC क्या होता जा रहा है, देखो इन दोनों का गैप AC और AVC का गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन कभी भी दोनों को क्या नहीं करते, ये इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इन दोनों के पीछे का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है AFC, और AFC कभी भी ज़ीरो नहीं होता और AFC कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अरे चलो ठीक है, आ गया अच्छे से समझ में बेटा, क्लियर है ना। चलो तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, यहाँ पे अपन इस सेशन को रोक देते हैं। बाकी का चैप्टर कब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। चलो तो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।